हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपसे आज एशिया कप टी20 जो कि इस महीने यूएई में होगा उस हवाले से थोड़ी सी बात करते हैं। इंडिया ने रिसेंटली अपना स्क्वाड अनाउंस किया है और पाकिस्तान की टीम ऑलरेडी कर चुकी है। क्या इंडिया की प्लानिंग हो सकती है? आज मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो स्पेसिफिकली ये है कि इंडिया किस प्लान के साथ इस एशिया कप में आएगा और उनका जो मैच है पहला 28 अगस्त को उसमें उनकी क्या प्लानिंग होगी। इस ग्रुप में जो है इंडिया और पाकिस्तान के ग्रुप में अभी एक और टीम ने आना है क्वालिफाइंग राउंड से, जो कि एक वीक टीम होगी। सिंगापुर भी हो सकती है, यूएई भी हो सकती है, कुवैत भी हो सकती है। तो इनमें से फिर दो टीम्स आगे जाएंगी जो कि लाइकली है कि पाकिस्तान और इंडिया ही होंगे सुपर 4 में। और हो सकता है कि 28 अगस्त को एक संडे है और उसके बाद जो नेक्स्ट संडे है उसमें ये काफ़ी एक स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान और इंडिया का एक और मैच भी होगा। तो इंडिया की क्या प्लानिंग अभी लग रही है? पहले तो ये हमें सबको पता है कि यूएई में ज़रा स्लो लो पिचेस होती हैं। दुबई में भी हमने देखा था लास्ट टाइम जब टी20 वर्ल्ड कप हुआ था, तो 160 170 रन्स करना भी जो है वो एक आप कह लेंगे मुश्किल काम था। इंडिया ने जो है अपने स्क्वाड में सिर्फ 3 फ्रंट लाइन फास्ट बॉलर्स को जो है वो सिलेक्ट की है। जसप्रीत बुमराह ऑब्वियसली इंजर्ड हैं, वो अवेलेबल नहीं हैं। अगर वो होते तो यकीनन स्क्वाड का हिस्सा होते, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में जो 3 पेसर्स हैं वो भुवनेश्वर कुमार हैं, काफ़ी उनका एक्सपीरियंस है। और 2 जो है वो आप कह सकते हैं सॉर्ट ऑफ नए नाम है, अर्शदीप सिंह और अवेश खान। लग ये रहा है कि इंडिया की टीम 2 स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर्स के साथ ही खेलेगी प्लेइंग 11 में। वो एक तो भुवनेश्वर कुमार होंगे, दूसरे जो है लग रहा है कि अर्शदीप सिंह होंगे, क्योंकि अवेश खान की जो भी रिसेंटली जो उन्होंने कुछ मैचेस खेले हैं उनका इकॉनमी बड़ा ख़राब था। ऑलमोस्ट हर मैच में वो 10+ के ऊपर जो है कंसीड कर रहे थे। फिर हार्दिक पांड्या जो हैं वो रिसेंट टाइम्स में बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। आज से 1-2 साल पहले कंसर्न था कि वो बॉलिंग 4 ओवर्स पूरे नहीं करते थे, तो अब तो वो आई थिंक एक प्रॉपर आप कह लें कि वो काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही हैं। और उन्होंने भी रिसेंटली ये भी कहा कि वो तो एज ए 3rd या 4th जो बॉलर है उस रोल में भी खेल सकते हैं। लेकिन फिर भी आई थिंक कि अगर वो 2-3 ओवर भी करते हैं तो इंडिया जो है वो 3 उनके पास स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस होंगी, जिसमें कि ऑब्वियसली युजवेंद्र चहल हैं और उसके बाद रविंद्र जडेजा हैं, और जो तीसरे जो स्पिनर हैं वो या तो रविचंद्रन अश्विन होंगे या फिर रवि बिश्नोई होंगे। इन दोनों में से कोई एक होंगे। तो पॉइंट ये है कि इंडिया की टीम जो है वो 3 स्पिनर्स के साथ खेलेगी और 2 सीमर्स के साथ 2 फास्ट बॉलर्स, और जो छठे उनके बॉलर हैं वो हार्दिक पांड्या होंगे। अगर तो स्विमिंग कंडीशंस हुई, बॉलिंग अच्छी कर रहे, रिदम हुआ, तो हो सकता है वो 4 ओवर्स भी कर लें। लेकिन फिर भी हमें हर मैच में जो है वो 10 से 12 ओवर्स लग रहा है कि इंडिया जो है वो स्पिनर्स के साथ करेगा। और स्पिनर्स जो हैं वो यूएई की कंडीशंस में काफ़ी यूज़फुल होते हैं, रन्स को कंटेन करते हैं, विकेट टेकिंग ऑप्शन भी हो सकती है। तो पाकिस्तान जो है वो उनको क्या करना होगा? पाकिस्तान का जो कंसर्न हो सकता है, मैंने ये बात ट्वीट में भी की थी और मैंने जो क्रिक विक पे एक अभी रिसेंटली जो हमने एक वीडियो की थी उसके ऊपर भी ये चीज़ मैंने डिस्कस की थी कि पाकिस्तान के जो जितने भी बैटर्स हैं करंट स्क्वाड में, स्पेशली जो आपका टॉप ऑर्डर है, उसमें कोई भी ऐसा बैटर नहीं है जिसका कि रिसेंट टाइम्स में, अगर हम पिछले 3 साल ले लें सिंस द स्टार्ट ऑफ 2020, किसी भी बैटर का जो स्ट्राइक रेट है स्पिन के अगेंस्ट वो 130+ नहीं है। तमाम जितने भी बैटर्स हैं आपके फ्रंट लाइन जो बैटर्स हैं, तमाम का स्ट्राइक रेट 130 से कम है। इसमें बाबर हों, रिजवान हों, फ़खर हों, हैदर हों, इफ्तिखार हों, खुशदिल शाह हों, आसिफ अली हों, आप किसी को भी ले लें। सिर्फ एक ऐसे बैटर हैं करंट स्क्वाड में जो कि टॉप पोजीशन में बैटिंग नहीं करते, वो हैं शादाब खान, जिनका कि स्ट्राइक रेट 130+ है। तो वो एक हो सकता है कि पाकिस्तान कहीं पे ये सोचे कि हम इनको नंबर 4 के ऊपर ले आते हैं, क्योंकि पीएसएल में तो वो नंबर 4 के ऊपर खेलते हैं। और रिसेंटली जो भी पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ का जो मैच हुआ था, जो ओडीआई सीरीज़ थी, उसमें उन्होंने 80 रन की इनिंग्स भी खेली थी, इवन दो कि 50 ओवर्स क्रिकेट थी। लेकिन इससे पता चलता है कि वो बैटिंग कर सकते हैं, अच्छी फॉर्म में है। बैटिंग फॉर्म भी उनकी अच्छी है पिछले 1-2 साल से। तो ये काम एक पाकिस्तान कर सकता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो आई थिंक कि जो प्लेयर्स जो कि स्पिन के अगेंस्ट जिनका अच्छा रिकॉर्ड है, स्पेशली स्ट्राइक रेट, जो अभी कंटेंशन में आप कह लें कि थे या जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में हैं, उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो आज़म खान है। उनका 155 से ऊपर जो है उनका स्ट्राइक रेट है अगेंस्ट स्पिनर्स।
तो वो शायद एक ऑप्शन हो सकते थे। ये एक हाइंडसाइट है, क्योंकि ये शायद ऐसा सोचा नहीं था कि इंडिया की टीम जो है वो इतना स्पिन हैवी बॉलिंग अटैक के साथ आएगी, क्योंकि जो बुमराह हैं वो अवेलेबल नहीं है। अगर वो अवेलेबल होते तो फिर इंडिया आई थिंक 3 सीमर्स के साथ ही खेलता। इसके अलावा शुएब मलिक एक और ऑप्शन थी, जिनका कि स्ट्राइक रेट कदरे बेहतर है, दूसरों से मैं ये नहीं कह रहा बहुत ज़्यादा बेहतर है, लेकिन कदरे बेहतर है। सोहेब मकसूद एक और हैं जिनका कि स्पिन के ऊपर स्ट्राइक रेट 140 प्लस है। तो पॉइंट ये है कि पाकिस्तान की जो करंट अवेलेबल रिसोर्सेज होंगे एशिया कप में, कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जिसका कि आपके जो टॉप 6 के जो बैटर्स हैं, जो एक लाइकली प्लेइंग 11 लग रही है, उसमें किसी का 130 प्लस हो, अनटिल एंड अनलेस पाकिस्तान शादाब को प्रमोट कर दे। अगर वो हो भी जाते हैं तो वो भी सिर्फ एक ही जो है वो बैट्समैन होंगे। अच्छा, एक मैं आपको ये भी बात बताता चलूँ कि ये जो स्पिन का जो स्ट्राइक रेट मैं आपको बता रहा हूँ कि 130 प्लस है तमाम बैटर्स का, ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है। ये पूरी दुनिया में इस टाइम जो मोस्टली जो बैटर्स हैं वो स्ट्रगल करते हैं स्पिन के ऊपर, या आप कह लें कि वो स्पिनर्स क्योंकि मिडल ओवर्स में जो है वो बॉलिंग करते हैं, तो वहाँ पे रन्स वो कंटेन करते हैं। मतलब कि अगर आप ओवर्स नंबर 8 to 15 देखें या 14 देखें तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड जो रन रेट है वो वैसे ही कम होता है, और फिर स्पिनर्स आके रन्स को कंटेन करते हैं तो स्ट्राइक रेट जो है वो कम होती है। इसी तरह इंडिया के भी जितने बैटर्स हैं, आप किसी को भी ले लें, सूर्या कुमार यादव के अलावा उनके मोस्टली जो बैटर्स हैं उनका भी रिसेंट टाइम्स में जो स्ट्राइक रेट है वो स्पिन के अगेंस्ट 130 से कम ही है। उसमें केएल राहुल हों, बल्कि विराट कोहली का तो 110 से भी कम है, रोहित शर्मा भी हैं, केएल राहुल भी हैं, ये जितने भी हैं, पंत हो गए, पंड्या हो गए, इनका स्पिन के अगेंस्ट कोई बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट नहीं है इन द रिसेंट ईयर्स। सूर्या कुमार यादव एक आप कह लें कि एक्सेप्शनल केस हैं जिनका कि 140 प्लस स्ट्राइक रेट है। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान का जो इशू है वो ये है कि पूरी दुनिया में जो मोस्टली जो टीम्स हैं वो एक अटैकिंग ऑप्शन के साथ आती हैं पावर प्ले में, तो वो इस चीज़ को जो है वो थोड़ा सा आप कह लें बैलेंस कर सकती हैं कि आपके ओपनर्स ने जो है वो आपको अच्छा स्टार्ट दे दिया, आपका एक अग्रेसिव स्टार्ट हुआ पावर प्ले में, उसके बाद स्पिनर्स को आपने ज़रा मुहतात अंदाज में खेल लिया 5-6 ओवर्स, और उसके बाद फिर आपके डेथ ओवर्स आ जाते हैं जिसमें कि आप हिटिंग करते हैं। लेकिन पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी है इन द रिसेंट टाइम्स वो ये है कि आपका टॉप ऑर्डर भी ज़रा जो है मुहतात अंदाज में खेलता है, ज़रा आप कह लें कि कंजर्वेटिव वे में खेलता है कि आपकी पहली प्रायोरिटी ये है कि आपने विकेट्स को सेव करना है। तो शुरू के 6-7 ओवर्स अगर आप उसमें गुजार दें कि हमने विकेट्स को सेव करना है, और आप सिर्फ जो है वो लेट से कि आप शुरू के जो 8 ओवर्स हैं आप उनमें जो है सिर्फ 60 या 65 रन्स कर रहे हैं, विकेट्स बचा रहे हैं, फिर उसके बाद जो अगले 8 ओवर्स हैं आप स्पिनर्स आ जाएंगे तो अब दोबारा आपका जो रन रेट है वो वही होगा, क्योंकि आपके स्ट्राइक रेट्स तो सबके कम हैं। तो इसका मतलब है कि आप अब अगले 8 ओवर्स में भी जो है वो 60-65 रन्स कर रहे हैं, तो 16 ओवर्स के बाद आपके कोई 120 या 130 रन्स होंगे। तो अब अगर आपने 170 180 की तरफ जाना है या 200 की तरफ जाना है, तो आप देखेंगे आपको आखिरी 4 ओवर्स में कितना डिस्टेंस जो है उसको कवर करना होगा। तो ये एक स्ट्रेटजी है जो कि शायद पाकिस्तान को देखना होगी। अच्छा, इसका ये मतलब जितनी मैं आपसे बातें कर रहा हूँ या जो मैंने आपसे कुछ स्टैट्स जो हैं वो डिस्कस की हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान की टीम इन चीज़ों से अवेयर नहीं होगी। ऑब्वियसली पाकिस्तान की टीम के पास बड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस है, कोचेज़ हैं, और अब आजकल पाकिस्तान की टीम काफ़ी जो है वो डेटा और साइंस इसकी तरफ भी जा रही है, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान की टीम को भी इन चीज़ों का आइडिया होगा। आपसे जो बात करने का मकसद होता है वो आपको जो है थोड़ा सा चीज़ों से आगाह करना होता है, थोड़ा सा जो फैक्ट्स हैं वो आपको भी पता चलें कि जो टीम की प्लानिंग्स जो हैं वो किस तरीके से होती हैं। ओवरऑल अगर आप पाकिस्तान की टीम देखें तो मैं ये कहूँगा कि वो एशिया कप में इस पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम लग रही है, इवन बेटर देन इंडिया। और एक तो ये है कि रिसेंट जो पाकिस्तान ने यूएई में वर्ल्ड कप खेला था तो वो भी एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज भी होगा पाकिस्तान को कि पाकिस्तान इंडिया को हराया था। उसके अलावा अगर आप इन द लास्ट 12 मंथ्स देखें इन टर्म्स ऑफ विन परसेंटेज, तो पाकिस्तान की जो विन परसेंटेज है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा है, हाईएस्ट है। अगर आप पिछले 12 महीने ले लें तो पाकिस्तान सिर्फ 2 मैचेस हारा है, एक ऑस्ट्रेलिया से, बल्कि दोनों ही ऑस्ट्रेलिया से हारा है, एक होम पे हारा था और एक पाकिस्तान वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल हारा था। इसके अलावा पाकिस्तान तमाम मैचेस जीता। जो सेकंड नंबर के ऊपर विन परसेंटेज है इन द लास्ट 12 मंथ्स वो इंडिया है। तो आप ये कह सकते हैं कि दुनिया की जो 2 बेस्ट टीम्स हैं इन टर्म्स ऑफ विन परसेंटेज वो एशिया कप में जो है मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान की अगर आप बॉलिंग देखें, ख़ास तौर पे फास्ट बॉलिंग, तो उसका तो कोई कंपैरिजन नहीं। आई थिंक ईजिली
द बेस्ट बॉलिंग टीम इन द टूर्नामेंट होंगे। आपके पास शाहीन अफरीदी हैं, होपफुली तब तक फिट हो जाएंगे, हारिस रऊफ़ हैं, और जो तीसरे फास्ट बॉलर हैं वो नसीम शाह होंगे या फिर वसीम जूनियर होंगे। तो आपकी बॉलिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। स्पिनर्स भी अच्छे हैं, शादाब हैं, नवाज़ हैं, दोनों विकेट टेकर्स हैं, इकनॉमिकल बॉलिंग भी कर सकते हैं। स्पेशली जो नवाज़ हैं वो ज़रा इकनॉमिकल बॉलिंग करते हैं। तो आपके पास छठा बॉलर भी है इन द फॉर्म ऑफ खुशदिल शाह या फिर इफ्तिखार अहमद। तो आई थिंक कि पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इवन अगर आप पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर देख लें तो रिजवान हैं, बाबर हैं, फ़खर हैं, तो स्ट्रॉन्ग टॉप ऑर्डर है। इंडिया को अगर आप थोड़ा सा कंपैरिजन करें तो इंडिया के पास अच्छे बैटर्स तो हैं, लेकिन उनका जो टॉप ऑर्डर है वो सेटल्ड नहीं है। उनको अभी आई थिंक थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी आगे जाके कि ओपन जो है वो कौन करेंगे, नंबर 3 के ऊपर कौन आएंगे। केएल राहुल वापस आ गए हैं, अगर वो ओपन करते हैं तो विराट कोहली नंबर 3 पे चले जाएंगे और नंबर 4 के ऊपर स्काई आ जाएंगे। स्काई मीन्स सूर्य कुमार यादव। अब सूर्य कुमार यादव इस टाइम दुनिया में नंबर 2 बैटर हैं, उनका ग्राफ ऊपर जा रहा है, वो नंबर 1 बनने वाले हैं। अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो बाबर आजम को टॉपल कर सकते हैं। 170 प्लस का उनका स्ट्राइक रेट था अभी रिसेंटली जब वो नंबर 2 बने। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्म में, तो एक ऐसे बैटर को आप नंबर 4 के ऊपर जब भेज रहे हैं तो आप अपने रिसोर्सेज को थोड़ा वेस्ट कर रहे हैं। एक तरफ तो मैंने देखा है कि रोहित शर्मा ने बार बार इस चीज़ का जिक्र किया है, 3-4 बार मैंने कहीं पे उनके कोट सुने हैं कि वो कह रहे हैं कि हम अब एक डिफरेंट स्टाइल के साथ खेल रहे हैं, हमारी डिफरेंट स्ट्रेटजी है, नई प्लानिंग है, मॉडर्न प्लानिंग है, क्योंकि वो T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। और उसके बाद अगर हम देखें इस सीज़न में जो रिसेंटली जो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के साथ जो इंडिया ने सीरीज़ खेली है, रोहित शर्मा का जो स्ट्राइक रेट है वो 155 का हो गया। 155 के स्ट्राइक रेट से वो बैटिंग कर रहे हैं, और जो उनका लेकिन जो उनकी एवरेज है वो बिलो 30 है। तो अब उनको भी आइडिया हो गया है कि एवरेज से ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपका स्ट्राइक रेट है। तो बजाय इसके कि आप 35-40 गेंदों के ऊपर 50 रन करें, 15 गेंदों के ऊपर 30 रन की जो इनिंग्स है वो बेहतर है। तो रोहित शर्मा तो उस स्टाइल के अंदर खेल रहे हैं, अग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं, ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं। अगर आउट भी हो जाएं तो वो कहते हैं हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके बावजूद लेकिन अगर आप उनका कम्बिनेशन देखें इंडिया का, तो वो रोहित शर्मा जो बातें कर रहे हैं उससे थोड़ा सा मतलब रोहित शर्मा का अपना जो बैटिंग स्टाइल है वो तो ऑब्वियसली चेंज हो गया, हमने देखा है। लेकिन जो उनकी टीम प्लानिंग है उसमें अभी तक लग रहा है कि थोड़ा सा जो है वो उसी स्टाइल में चल रहे हैं जिस तरह के 1 साल पहले थे। क्योंकि हमें पता है कि केएल राहुल जो हैं, आई मीन नो डाउट ही इज़ ए वेरी गुड बैट्समैन, लेकिन हमने आईपीएल में कई बार देखा है कि वो इनिंग्स को थोड़ा ड्रैग करते हैं। इवन जो रिसेंट आईपीएल हुई थी उसके पहले हाफ में तो बड़ा अच्छा खेले थे, लेकिन सेकंड हाफ में उन्होंने इनिंग्स को ड्रैग करना शुरू कर दिया था, तो स्ट्राइक रेट कम होता है, दूसरों के ऊपर प्रेशर आ जाता है। विराट कोहली का हमें पता है कि वो तो कभी भी अग्रेसिव एक पावर हिटर नहीं रहे, उनको इनिंग्स को एंकर करना होता है। तो अब अगर आप 2 के ऊपर केएल राहुल को लेकर आ रहे हैं, 3 पे कोहली को, तो अब आप जितना मर्जी अग्रेसिव एक माइंडसेट ले आएँ तो आपको मुश्किलात हो सकती हैं। आई पर्सनली थिंक कि केएल राहुल और कोहली में से सिर्फ एक ही को खेलना चाहिए। आई नो कि लोग कहेंगे कि जी केएल राहुल वाइस कैप्टन है, बट आई मीन अगर आप सिर्फ एक स्ट्रेटजी की बात करें तो इन दोनों का प्लेइंग 11 में आना जो है वो मुझे मुश्किल लग रहा है। यूएई में शायद आप किसी हद तक गुजारा कर लें क्योंकि 160-170 विनिंग टोटल हो सकता है, लेकिन जब आप ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो ये चीज़ आपके अगेंस्ट जा सकती है कि आप स्काई को नंबर 4 के ऊपर वेस्ट कर रहे हैं, पंत को आप नंबर 5 के ऊपर वेस्ट कर रहे हैं। पंत इज़ ए मच बेटर बैट्समैन देन नंबर 5। पंड्या अभी आईपीएल में जो है वो मिडिल ऑर्डर में आके खेल रहे थे, आप उनको नंबर 6 के ऊपर कर रहे हैं। दिनेश कार्तिक जो एक अच्छे फिनिशर हो सकते हैं, उनकी हो सकता है बारी ही ना आए। और फिर आपके पास दीपक हुडा जैसे अभी प्लेयर्स हैं जिन्होंने रिसेंट टाइम्स में बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली हैं, आयरलैंड के अगेंस्ट उन्होंने सेंचुरी भी की, तो उनकी हो सकता है कि प्लेइंग 11 में जगह ही ना बने। तो आई थिंक कि ये वो एक चीज़ है जिस पे कि पाकिस्तान थोड़ा सा कैश इन कर सकता है। पाकिस्तान का अगर आप देखें तो हमने कई बार इस चीज़ के ऊपर बात की है कि पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर थोड़ा सा कंजर्वेटिव है, थोड़ा सा ओल्ड फैशन क्रिकेट खेलते हैं, मेथड ज़रा डिफरेंट है। लेकिन अब पाकिस्तान की जो पावर हिटिंग की डेप्थ है वो बहुत बेहतर होती जा रही है। आप अगर रिसेंट टाइम्स में देखें तो खुशदिल शाह ने कई इंटरनेशनल मैचेस जो हैं फिनिश किए हैं, पीएसएल में उनका ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है। और मोहम्मद नवाज़ जो हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए नंबर 8 के ऊपर आके शायद बैटिंग करें, वो नेशनल T20 में लास्ट ईयर जब पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप के लिए जा रही थी तो ही वॉज अमंग द लीडिंग 6 हिटर्स। आसिफ अली का हमें पता है कि ऑन हिज डे ही कैन बी रियली डिस्ट्रक्टिव। हैदर अली जो है वो इस टीम का हिस्सा हैं। तो फ़खर जो हैं वो नंबर 3 के ऊपर आ रहे हैं, और 4 के ऊपर शायद पाकिस्तान हैदर अली या इफ्तिखार में से किसी एक को खिलाए। अगर आप 4 पोजीशन को भूल भी जाएं
तो आपके पास 5 के ऊपर खुशदिल शाह हैं, 6 के ऊपर आसिफ अली हैं, 7 के ऊपर शादाब हैं, 8 के ऊपर नवाज़ हैं, और फिर हो सकता है पाकिस्तान वसीम जूनियर को भी खिला ले, वो भी जो है हिटिंग कर लेते हैं। शाहीन अफरीदी अगर नंबर 11 के ऊपर आते हैं तो उन्होंने अभी लाहौर कलंदर के लिए एक मैच टाई कर दिया था, आखिरी ओवर में उन्होंने 20 रन कर दिए थे। तो पाकिस्तान की जो बैटिंग डेप्थ है वो बहुत ज़्यादा है। आप शादाब को अगर नंबर 4 के ऊपर भी ले आएँ एज ए लो वैल्यू विकेट, और वो अगर विकेट लूज़ भी करते हैं क्योंकि आपने स्पिनर्स को अटैक करना है, उसके लिए अगर शादाब ऊपर आते हैं और वो अगर जल्दी आउट भी हो जाते हैं तो फिर भी आपके पास थोड़ी सी डेप्थ होगी। अच्छा, ये भी मैं यहाँ पे बात बता दूँ कि कई लोगों का ये कंसर्न होता है, वो पाकिस्तान का मैंने अभी चीज़ डिस्कस की थी, वो कह रहे थे जी कि बड़ा फ्रेजाइल पाकिस्तान का लोअर ऑर्डर है, अगर पाकिस्तान के 3 आउट हो गए तो आपकी टीम जो है वो कोलैप्स कर जाएगी। तो ये सिर्फ एक परसेप्शन है और बिल्कुल गलत परसेप्शन है। आप अभी रिसेंटली देखें जो पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ थी, पाकिस्तान के 25 ओवर्स में आधी टीम आउट हो गई थी, जो मुल्तान में जो ओडीआई सीरीज़ हुई थी, और शादाब ने उस मैच में आके 80 रन की इनिंग्स खेल दी। तो एक शादाब अगर वनडे इंटरनेशनल में 25 ओवर्स खेल सकते हैं, तो आपकी अगर T20 में 10 ओवर्स में 5 भी आउट हो जाएं, तो क्या शादाब और नवाज़ आखिरी 10 ओवर्स नहीं खेल सकते? अगर आपके पावर प्ले में 3-4 आउट हो गए हैं, तो क्या खुशदिल शाह जिनकी कि 8 सेंचुरीज हैं वनडे इंटरनेशनल्स में, आपका क्या ख्याल है कि वो 10-12 ओवर्स नहीं खेल सकते? तो आई थिंक ये थोड़ा सा, आई थिंक आसिफ अली को अगर आप निकाल दें तो जितने भी बैटर हैं, हैदर अली हों, इफ्तिखार हों, खुशदिल हों, शादाब हों, नवाज़ हों, इन तमाम में पोटेंशियल है कि ये इनिंग्स को थोड़ा सा एंकर कर सकते हैं या रेजिस्ट कर सकते हैं, आपको बैटिंग कोलैप्स से बचा सकते हैं। आसिफ अली एक ऐसे बैटर हैं जिनका रोल डिफरेंट है, सिर्फ उन्होंने अटैक करना है, उनका डिफेंस जो है वो काफ़ी वीक है। तो आई थिंक ओवरऑल अगर हम देखें तो अभी भी पाकिस्तान की टीम बड़ी स्ट्रांग लग रही है। इंडिया जो है उनकी प्लानिंग सामने आ रही है कि जी वो स्पिन से जो है पाकिस्तान की टीम को अटैक करेंगे। तो आई थिंक यही एक ऐसा एरिया है जिसके ऊपर पाकिस्तान को फोकस करना है, और ना सिर्फ इंडिया के स्पिनर्स, ये नहीं हमें भूलना चाहिए कि आप एशिया कप खेल रहे हैं और तमाम जो एशियन टीम्स हैं उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो नॉर्मली वो स्पिन बॉलिंग होती है। पाकिस्तान एक ऐसी टीम है जिसकी स्ट्रेंथ फास्ट बॉलिंग है, बाकी जितनी भी एशियन टीम्स हैं उनकी स्ट्रेंथ स्पेशली इस एशिया कप में क्योंकि बुमराह नहीं है तो उनकी, आई थिंक इंडिया ने थोड़ा सा एक ट्रिक मिस भी किया है। आई थिंक अवेश खान की जगह शायद वो थोड़ा सा कोई एक्सपीरियंस की तरफ चले जाते, मोहम्मद शामी को ले जाते। आई नो कि एशिया का लास्ट टाइम T20 वर्ल्ड कप उनका अच्छा नहीं गया था, लेकिन IPL में जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की या जो उनकी वनडे फॉर्म है, विकेट टेकिंग बॉलर है, एक्सपीरियंस है, वो इंडिया एक एक्सपीरियंस को मिस कर सकता है। आई थिंक शामी को जो है शायद इस स्क्वाड में होना चाहिए था। खैर ये डिफरेंट बात है, मैं ये बात कर रहा था कि मोस्टली इस टाइम जो एशियन टीम्स हैं उनकी स्ट्रेंथ जो है वो स्पिन बॉलिंग है। अगर आप श्रीलंका को देखें, उनके पास महेश ठीकशाना हैं, उनके पास जो हैं वो वनिंदु हसरंगा हैं, तो उनका भी जो स्पिन डिपार्टमेंट है वो स्ट्रांग है। एक और भी वो स्पिनर खिला सकते हैं, हो सकता है प्रवीण जिया विक्रमा हो, क्या पता जयसूर्या को सिलेक्ट कर लें जिन्होंने भी टेस्ट क्रिकेट में आउट किया था। यू नेवर नो कि वो किस प्लानिंग के साथ आते हैं, लेकिन वो भी 2 से 3 स्पिनर्स खिला सकते हैं। बांग्लादेश का तो हमें पता है कि वो तो उनकी स्ट्रेंथ है ही स्पिनर्स, शाकिब होंगे, नासुम अहमद होंगे, और फिर उसके अलावा मुसद्दिक हुसैन हो सकते हैं, मेहदी हसन हो सकते हैं, तो वो भी 3-4 स्पिनर्स के साथ खेल सकते हैं। फिर आप अफ़गानिस्तान की तरफ चले जाएं, राशिद खान है, मुजीबुर रहमान है और नबी होंगे, तो उनके पास भी 3 स्पिनर्स हैं। तो पाकिस्तान अब इतने ज़्यादा स्पिनर्स को जब खेलेगा और आपका कोई भी ऐसा फ्रंट लाइन बैटर नहीं है जिसका कि स्ट्राइक रेट 130 से ज़्यादा हो, तो ये एक कंसर्न हो सकता है। इस कंसर्न को पाकिस्तान ने कैसे हैंडल करना है, आई एम श्योर कि पाकिस्तान की जो कोचेज़ हैं, जो मैनेजमेंट है, जो कैप्टन है, प्लेयर्स हैं, वो इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे होंगे। मैंने जो एक बात की थी वो आज़म खान की बात की थी कि शायद, अब तो खैर ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपने स्क्वाड अनाउंस कर दिया है, लेकिन शायद अब अगर बेहतर होता है कि पाकिस्तान आज़म खान या सुहेब में से किसी एक को इस रोल के लिए सिलेक्ट कर लेता कि भाई हम जो आपको सिलेक्ट कर रहे हैं सिर्फ इस एशिया कप के लिए, क्योंकि हमें स्पिनर्स को अटैक करने के लिए बैटर्स चाहिए, तो ये आपका रोल है। जब आप वर्ल्ड कप में जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो आप उनको जो है वो ड्रॉप कर देते हैं। ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि अगर किसी प्लेयर ने रन्स कर लिए हैं तो अब आपने उसको लाजमी ही टीम में रखना है। जिस तरह भी अगर हम इंडिया की टीम देखें तो उनके जो इस साल के जो टॉप जो रन गेटर्स हैं उसमें ईशान किशन हैं, उसमें श्रेयस अय्यर हैं, दोनों को जो है वो इंडिया ने सिलेक्ट नहीं किया 15 में। तो आई थिंक कि आपको जब आप मॉडर्न क्रिकेट की तरफ आते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट की तरफ आते हैं, तो आप में इतनी करेज होनी चाहिए कि अगर कोई प्लेयर रन्स कर भी रहे और अगर वो आपके प्लान में फिट नहीं हो रहा, जिस तरह कि हमें पता है कि ऑस्ट्रेलिया में स्पिनर्स जो हैं वो इतने इफेक्टिव नहीं होंगे और वहाँ पे आज़म खान का वो रोल नहीं है जो कि एशिया कप में होगा, तो अगर आज़म खान एशिया कप में सिलेक्ट हो जाते तो और उसके बाद आप उनको ऑस्ट्रेलिया के लिए बेशक ड्रॉप भी कर देते, तो आई थिंक वो एक अच्छी ऑप्शन हो सकती थी।
एक और मैं आपको ये भी चीज़ बता दूं कि कई लोग ये कहते हैं कि ये क्या बैटिंग हुई कि आप जो है वो 2 छक्के मारे, 10 गेंदों के ऊपर 20 रन किए और आप आउट हो गए, इससे क्या जो है वो होता है। तो अब मैंने आपको शुरू में बताया कि इस टाइम जो दुनिया जो है वो इस तरफ जा रही है कि बजाय इसके कि आप 40 गेंदों पे 50 रन करें या 15 गेंदों पे 30 रन करें। रोहित शर्मा ने भी इस चीज़ की बात की है। और मिडल ओवर्स में लेट्स से कि एक आज़म खान जैसा बैट्समैन आता है और वो आपको 10 गेंदों के ऊपर 20 रन कर देता है, और जो उनका स्पिनर है एक जो कि मिडिल ओवर्स में बॉलिंग जिसने करनी थी, वो एक ओवर में अगर 15-20 रन कंसीड कर देता है, तो ऑब्वियसली कैप्टन का जो प्लान है वो चेंज हो सकता है कि वो उस मैचअप की वजह से कि आज़म खान स्पिन को अच्छा खेलता है, वो उसको आखिरी ओवर या जो उसका नेक्स्ट जो ओवर था उस मिडिल फेज में वो ना करवाए और किसी फास्ट बॉलर को ले आए, एक ऐसा फास्ट बॉलर जिसने कि 18th ओवर या 19th ओवर करना था। तो आप देखेंगे कैसे जो स्ट्रेटेजी जो है, जब आप किसी को अटैक करते हैं तो दूसरी टीम की जो स्ट्रेटेजी है वो चेंज हो सकती है, जो कि आपके फेवर में जा सकती है। वही फास्ट बॉलर जिसने कि 18th या 19th ओवर में रन्स कंटेन करने थे, वो अगर 14th या 15th ओवर में आके एक ओवर कर ले, तो आप दूसरी टीम मजबूर हो जाएगी कि वो किसी अपने वीक बॉलर को जो है वो 18वां या 19वां ओवर करवाएं। तो उससे आपका जो उस टाइम के जो पावर हिटर होंगे, अगर आज़म खान आउट भी हो जाएं, तो उस टाइम जो एक बैट्समैन होगा वो उसका फ़ायदा उठा सकता है। तो आई थिंक ये चीज़ समझने की ज़रूरत है आजकल T20 क्रिकेट में कि आपने ज़्यादा रिस्क लेना है, आपने विकेट्स की परवाह नहीं करनी। अगर आपके जल्दी आउट हो भी जाएं तो नॉर्मली आपके पास इतनी बैटिंग डेप्थ होती है कि आप इजीली जो है वो 20 ओवर्स निकाल सकते हैं। तो लेट्स सी, आई थिंक कि बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो आगे 1-2 महीने होने वाले हैं क्रिकेट के हवाले से। पाकिस्तान और इंडिया के 3 मैचेस हो सकते हैं एशिया कप में। आई नो कि कई लोग मुझे ट्वीट भी करते हैं कि आपने लास्ट टाइम भी ये बात की थी, तो पाकिस्तान की टीम फाइनल भी नहीं पहुंच सकी थी जो एशिया कप 2018 हुआ था। उसमें कई फैक्टर्स थे। एक तो ये था कि पाकिस्तान की टीम की जो बॉलिंग है उस टाइम ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी, ख़ासतौर पे फास्ट बॉलिंग, और वो 50 ओवर्स फॉर्मेट था। 50 ओवर्स फॉर्मेट अगर आज भी हो रहा होता तो शायद इंडिया की टीम थोड़ा फेवरेट होती। 2018 में आई नो कि पाकिस्तान प्री टूर्नामेंट फेवरेट्स किसी हद तक थे क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी जीते हुए थे और पाकिस्तान इंडिया को हराया था, लेकिन पाकिस्तान 2 वन साइडेड मैच हार गया इंडिया से। ये T20 फॉर्मेट है, इसमें ज़रा थोड़ा पाकिस्तान की टीम स्ट्रांग है। रिसेंट टाइम्स में अगर पाकिस्तान का रिकॉर्ड भी मैंने बात की कि सिर्फ 2 मैचेस हारा है पाकिस्तान पिछले 12 महीनों में, तो पाकिस्तान की टीम जो है स्ट्रांग लग रही है। इंडिया की भी अच्छी टीम है। श्रीलंका की जो बैटिंग है वो ज़रा वीक है, पावर हिटर्स उनके पास नहीं है। बांग्लादेश के पास साथ भी यही इशू है। अफगानिस्तान आई थिंक के शायद श्रीलंका और बांग्लादेश से बेहतर टीम हो सकती है। तो फाइनल जो है वो अभी भी लग ये रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया का ही होगा, जो कि पहले कभी नहीं हुआ एशिया कप में। तो अगर होता है तो अगले जो 3 जो संडेज़ आएंगे 28 अगस्त के बाद, वो उसमें 3 पाकिस्तान इंडिया के मैचेस हो सकते हैं। और फिर उसके बाद वर्ल्ड कप है। हमें पता है कि वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान और इंडिया का पहला मैच है मेलबर्न में। तो हो सकता है कि क्रिकेट फैंस को अगले 2 महीनों के अंदर या 3 महीनों के अंदर कोई 3-4 पाकिस्तान इंडिया के मैचेस देखने को मिले। इसके दरमियान में जो है इंग्लैंड ने भी आना है पाकिस्तान। हमें पता है कि वो भी 7 T20 इंटरनेशनल्स हैं। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड में जाके ट्राई सीरीज़ खेलनी है, उसमें भी कम से कम 4 मैचेस होंगे। उसमें न्यूजीलैंड, बांग्लादेश और पाकिस्तान की टीम्स हैं। तो काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट है, काफ़ी एनालिसिस भी होंगे आगे, काफ़ी चीज़ें इंटरेस्टिंग भी होंगी। पाकिस्तान किस कम्बिनेशन के साथ जाता है, कौन से बॉलर्स परफॉर्म करते हैं, कौन से पावर हिटर्स परफॉर्म करेंगे, तो ये सारा कुछ जो है वो हमें जो है देखना होगा। अच्छा, एक मैं जाते जाते एक बात कर दूं जो कि पहले मुझे करनी चाहिए थी, मेरे जहन से निकल गई। वो जो मैंने बात की थी कि पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं उनका स्ट्राइक रेट 130 से कम है अगेंस्ट स्पिन। इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान के बैटर्स को स्पिन खेलना नहीं आती। जिस तरह अगर हम रिजवान की बात करें, रिजवान की एवरेज जो है स्पिनर्स के अगेंस्ट इन द लास्ट 3 ईयर्स वो 50+ है T20 में, और बाबर आजम की तो 70 के करीब है। तो ऐसा नहीं है कि स्पिनर्स को पाकिस्तान आउट हो जाता है उनके ऊपर, बस स्ट्राइक रेट जो है वो ज़्यादा अटैक नहीं करता पाकिस्तान स्पिनर्स को। और ये कंसर्न पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भी हुआ था, जब रिजवान एडम जैम्पा को खेल रहे थे। तो वो देखें कि एडम जैम्पा ने वहाँ पे काफ़ी उस चीज़ को कैश इन किया था और रिजवान को उन्होंने कंटेन करके रखा था, जिससे कि पाकिस्तान को आप कह लेंगे 10-15 रन जो है वो ज़्यादा कर सकता था, जो कि जैम्पा ने नहीं करने दिए। तो ये वो आई थिंक चीज़ होगी जो कि पाकिस्तान को देखना है कि आपके जो प्लेयर्स हैं वो अटैक करें। अगर नहीं भी रन हो रहे, अगर आप आउट भी हो जाते हैं, तो उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जो नीचे वाले बैटर्स हैं वो आके आपके इनिंग्स को इजीली संभाल सकते हैं। होपफुली आपको मेरी बातें और मेरे एनालिसिस जो हैं वो पसंद आए होंगे। आप अपने ओपिनियंस और अपने कमेंट्स नीचे कमेंट्स का जो सेक्शन है उसमें आप शेयर कर सकते हैं।
अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर बात करना है या आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक के ऊपर बात करूं तो आप उस चीज़ को भी डिस्कस कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक के ऊपर बात करें। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस वीडियो को देखा। अगेन अगर आपको चीज़ें बातें पसंद आई हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर जो है आप वो सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी।